नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, ताशकंद फाइल को लेकर के देश में तमाम और हमारे देश के वातावरण में तमाम इस तरह की भ्रांतियां और कुछ जहर घोले जा रहे हैं और हर तरफ से घोले जा रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में कुछ चर्चा की गई थी, थोड़ी और चर्चा करनी आवश्यक है। और ये बीजेपी जो है, जैसा बताया गया है, बीजेपी की नीति जो भी हो, लेकिन सबसे घातक उसकी नीति है कि इस हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अभिशाप जीएनपीसी और उसके साथ साथ वामदल, जिनका कि भारत देश के सुरक्षा के लिए और उसकी सलामती के लिए इस जीएनपीसी का समाप्त होना अनिवार्य है, वामदलों का समाप्त होना अनिवार्य है। और भी उसके साथ साथ जो भी सैटेलाइट टाइप के जो दल हैं, जैसे कि टीएमसी बंगाल की, आरजेडी जो बिहार की, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की, और शिवसेना महाराष्ट्र की, एनसीपी महाराष्ट्र की, इसको भी समाप्त होना, और टीडीपी जो है यहाँ की, टीडीपी के साथ जो वाईएसआरसी भी है, उसका भी चरित्र वैसा ही है। ऐसी बात नहीं, वो भी समाज में विखंडनकारी ताकत है। और पता तो चला है कि जो टीआरएस की भी भाषा और उसका जो केआरसी है, केसीआर के चंद्रशेखर राव, वो भी कुछ ऐसे ही जो है माने भारतीय समाज में विखंडनकारी बातें बोलता रहता है। और जो है इस डीएमके का स्टालिन और ये डीएमके वाले भी इधर उधर ही बोला करते हैं। और भी छोट भैया हैं तमिलनाडु में, जैसे कि पीएमके, एमडीएमके तमाम है, वो विघटनकारी ताकतें ही हैं। और उनसे इस देश को बड़ी परेशानी है, और सबसे बड़ी परेशानी है विखंडन का। तो इन ताकतों का हमारे देश में सुरक्षा के लिए और भारतीय जो समाज है उसमें समरसता बनाए रखने के लिए, और जो भारतीय समाज का जो ताना बाना है उसको मजबूत रखने के लिए इन सारी ताकतों का भारत राष्ट्र के पावन धरती से समूल समाप्त होना अनिवार्य है। ये उसकी पूर्व शर्त है। तो जो बड़ी बड़ी ताकतें अभी जो नाम लिया गया है, जीएनपीसी और वामदल, तो और उसमें भी विशेष करके जीएनपीसी को
ये बीजेपी हर तरफ से सिर्फ उसको सामने रख करके चुनाव जीतती है, और वो यानी वोट अपने पक्ष में वोट और चुनाव का माहौल बनाती है, और उसके बदले में उसकी हर तरह से रक्षा भी करती है, और हर तरह से जितना वो सत्ता में उसको सुविधा नहीं मिली होगी, उससे भी अधिक सुविधा और आराम और हर तरह की सहूलियत जो है ये बीजेपी उसको मुहैया करवाती है। और हर वक्त वो जो जेएनपीसी देश विरोधी हरकतों में, वक्तव्यों में हमेशा वो सक्रिय रहती है। तो बीजेपी की गद्दारी यही है कि इस देश की सबसे अभिशाप जो जेएनपीसी है उसकी सेवा में, उसको सहूलियत देने में, और जो हर वक्त जो गद्दारी के देश के खिलाफ गद्दारी के जो उसके कारनामे हैं, जो उसकी सक्रियता है, जो उसकी हरकतें हैं, उसके लिए हर सहूलियत जो है वो दे रही है, और वो भी देश और देशवासियों भारतीय भाई बहनों की असुविधा की कीमत पर। तो उन्हीं में से एक उसका साजिश है कि ये फैला रही है कि जेएनपीसी समाप्त हो गई है। जेएनपीसी चुनाव के मैदान से भले थोड़ी कमजोर या समाप्त हुई है, लेकिन जेएनपीसी समाप्त नहीं हुई है। ये झूठ फैला रहे हैं कि जेएनपीसी समाप्त हो गई है, ये सबसे बड़ा झूठ है। जेएनपीसी के कई रूप हैं। एक उसका अवतार खड़ा हो गया है, ये आम आदमी पार्टी। तो जब तक आम आदमी पार्टी जिंदा है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जेएनपीसी समाप्त हो गई। और जब तक ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी और टीएमसी, एनसीपी और शिवसेना इत्यादि इस देश में जिंदा हैं, कदापि नहीं कहा जा सकता कि जेएनपीसी समाप्त हो गई। इसलिए कि उसी के अलग अलग खंडों में, अलग अलग क्षेत्रों में उसके बदले हुए रूप है। तो जेएनपीसी जो है वो समाप्त नहीं हुई है। हाँ, लेकिन उसको समाप्त करना है। यह देशवासियों का कर्तव्य है कि इस देश की सलामती के लिए और इस देश की महफूजियत के लिए, महफूज रखे, सुरक्षित रखे, उसके लिए जरूरी है जेएनपीसी का समाप्त होना। और जेएनपीसी के साथ साथ जो इन ताकतों का नाम जो लिया गया है, भारत राष्ट्र की पावन धरती से समूल समाप्त उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार हमारे महान राष्ट्रवादी और महान देशभक्त और महान दार्शनिक चाणक्य जी ने कुश को जड़ से समाप्त किया था, उसको समूल समाप्त किया था, उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके। तो ये देश के और ये हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, या हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, सभी हमारे देश के, अब तो शायद आबादी हमारे लोग बता रहे हैं कि 140 करोड़ हो गई है। तो 140 करोड़ का कर्तव्य बनता है, या विशेष करके जो मतदातागण हैं वो 90 करोड़ के आसपास, उनका दायित्व बनता है कि वो भारतीयता के आधार पर एक होकर के और आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव, आपसी श्रद्धा और आपसी सहयोग सम्मान कायम करके, स्थापित करके इस आवश्यकता को इनकी समाप्ति के लिए जो आवश्यकता है, उसको उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएं और इनकी समाप्ति को सुनिश्चित करें। ये बहुत आवश्यक है। तो उसी में बात चल रही थी कि बीजेपी जो है एक भ्रम फैलाती है कि ये जेएनपीसी समाप्त हो गई। बिल्कुल नहीं समाप्त हुई है। तो
अब उसी तारतम्य में ये जिसे ये वो ताशकंद फाइल्स किसी ने बनाया, और ताशकंद फाइल जैसे और लोग भी आगे आ रहे हैं। तो बस ये दिखाने के लिए कि हमारे हिंदू सनातन के साथ अत्याचार हुआ, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पूरे समाज पर निशाना बनाते हुए एक उन्माद पैदा करके नफरत फैलाने का काम, और नफरत फैलाने का काम हमारी जो खतरनाक देश विरोधी ताकतें भारत के अंदर है, जीएनपीसी, वामदल इत्यादि, और जो भारत के बाहर है, जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जिनमें अमेरिका है, अब तो मुखर होकर के चीन है, पाकिस्तान तो खैर है ही। तो ये उनका एजेंडा है कि भारत में किसी भी प्रकार से जो अंदर की जो ताकतें, जीएनपीसी, वामदल तो हैं ही, और बाहर की जो ताकतें, भारत में किसी न किसी बहाने नफरत का माहौल बना रहे, भारतीय समझोर और भारतीय समाज कमजोर रहे, भारत अंदर से कमजोर रहे। ये उनकी परमानेंट नीति का या षड्यंत्र का हिस्सा है। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको समझे। तो उसी मंसूबों को पूरा करने वाली एक कश्मीर फाइल्स है, जबकि बताया गया है कि इस जो कश्मीर के हालात हैं, कश्मीर की जो समस्याएं हैं, उसकी जड़ में इस देश का जो सर्वाधिक गद्दार है जवाहरलाल नेहरू, वो उसकी जड़ में है। इस तथ्य को जीएनपीसी तो खैर उसी से संबंधित है, वो तो उसको बचाने के लिए तमाम कुतर्क जो है फैला रही है अपने देश में, और अपने भारतीय समाज में। बीजेपी भी उसी गद्दार नेहरू को बचाने के लिए हर संभव जो है वो प्रयास करती है, और उसी कड़ी में ये कश्मीर फाइल्स भी है। और उस संबंध में ये मोदी महोदय का ये देश विरोधी कहा जाएगा, जो जीएनपीसी या जीएनपीसी के गद्दारों को और उनकी गद्दारी को जो ढके, जो छिपाए, वह भी उसी के बराबर, उसी के तुल्य, उसी के समतुल्य वह देश का गद्दार है। तो मोदी महोदय कह रहे थे कि लोगों को सच्चाई के साथ जो है खड़े होना चाहिए। एक इकोसिस्टम जो है वो इस सच्चाई को दबाया रहा। तो मोदी महोदय पहले ये बताएं कि इसमें सच्चाई क्या है। सबसे पहले देश को ये बताएं कि कश्मीर फाइल के संबंधित जो वो सच्चाई क्या है। सच्चाई वो नहीं है मोदी महोदय जो कश्मीर फाइल के जरिए जो आप जो कहते रहते हैं। सच्चाई ये है कि कश्मीर की समस्या की जड़, और जिसमें वो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, उससे अधिक कठिन, अपमानजनक, घिनौना जुल्म हुआ है हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर। उसमें कुछ नहीं हो, उनके साथ जो कुछ हुआ, जितना कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन आपकी और आपके इकोसिस्टम की सादृश्यता यह है कि जो उसका मुख्य अपराधी है, जो है, उसको जो बचा रहे हैं, ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। जीएनपीसी की तो गद्दारी है ही। नेहरू का नाम एक बार भी आप न लेकर के, दूसरा अपराध उसके लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तरफ जो निशाना जो बनाया जाता है, यह सबसे बड़ा जो है वो देश की गद्दारी का वो परिणाम। तो जो ये महोदय बोलते हैं कि देश को सच्चाई के साथ, कल उनका एक वक्तव्य है, देश को सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए। तो पहले ही बता कि सच्चाई क्या है। सच्चाई वही है कि जो आप जो है कश्मीर फाइल इत्यादि के जरिए आप वो दिखाना चाहते हैं।
सच्चाई ये है, इससे दो सच्चाई सामने आती है। एक तो कश्मीर की समस्या और जो कुछ भी अत्याचार हुआ है हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, और भी समस्याओं की जड़ में वो हमारे देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू है, और आप घुमा रहे हैं कहीं और फिर उसको माने उसको जिसको बेनकाब करना चाहिए उसको आप जो है उसको भी बचा रहे हैं, और उसके गद्दारी के पापों को भी ढक रहे हैं मोदी जी और आपकी बीजेपी। ये सच्चाई है। तो और ये आपका इकोसिस्टम है। तो यह देश को बताइए, यदि आप नहीं बताएंगे तो यह देश और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे देशवासी, वो आपसे पूछेंगे, वो लेंगे आपका हिसाब। ये बीजेपी वालों की देश के खिलाफ गद्दारी की ही बात की जाए तो हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था और कोई बता रहा था कि किस प्रकार जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में देश के खतरनाक विरोधी तत्व जो है वो आकर के वो इस मूर्धन्य शिक्षण संस्थान में किस तरह से कब्जा किए हुए हैं और किस तरह से कट्टरवाद को वो पनपा रहे हैं। वहाँ के लेक्चरर, वहाँ के प्रोफेसर न तो इम्तिहान देने दे रहे हैं, और बातें ये भी खुल के आ रही हैं कि जामिया मिलिया के जो विद्यार्थी जो कि पढ़ने आते हैं अपने अपने गांव में जब आते हैं तो उन विद्यार्थियों से भी वो समाज मैंने अच्छी निगाहों से नहीं देखता है। वो इस निगाहों से देखता है कि ये उस शिक्षण संस्थान से है जहां पर मैंने भारत के खिलाफ कट्टरवाद की नर्सरी है। यह देश के लिए बहुत ही जितना दुर्भाग्य बीजेपी का इस तरह से करना है, ठीक उसी के समानांतर जो हमारी ये शिक्षण संस्थान हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि ये बुराई बस यहीं तक है। जो शिक्षण संस्थान हमारे जेएनयू की क्या हालत है, शिक्षण संस्थान हमारा जो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो पश्चिम बंगाल में है उसकी क्या हालत है, उसी तरह से जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में जो कट्टरवादियों का जो अड्डा बना हुआ है, पीएफआई का जो अड्डा बना हुआ है, और किस तरह से सीए के नाम पर जो है इन सबों ने जो है देश में यानी वो तांडव मचाया, वह भी एक बहुत गंभीर बात है। उस प्रकार जो सीए के नाम पर जो देश ने देखा हो कि नदवा में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन अफसोस की बात ये सारी चीजें जो है मोदी महोदय के राष्ट्रवादी शासन के अधीन चल रही हैं कि सारी देश विरोधी ताकतें जो है विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न जगहों से वही देश विरोधी हरकत में सब वो सक्रिय हैं और लिप्त हैं। पीएफआई की बात, पीएफआई सिमी एसडीपीआई की बात भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों बार कहा है, लेकिन एक बार भी इसने जो है ध्यान नहीं दिया कि पीएफआई को समाप्त किया जाए, एसडीपीआई को समाप्त किया जाए और सिमी को समाप्त किया जाए। एसडीपीआई का वो प्रवक्ता आता है वो तस्लीम रहमानी, बराबर इसको सब बुलाते हैं टीवी चैनल वाले, और उनके बातों का जवाब देते हैं ये राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं कहते हैं कि भाई यह कभी नहीं कहते वो तस्लीम रहमानी कि तुम जो है देश में कट्टरवाद जो इस देश का ये खतरनाक शत्रु है उसको जन्म दे रहे हो तुम। सवाल इस बात का है कि हर पोजीशन से, हर स्थिति से यह देश के दुश्मनों को बीजेपी जो है उस
बीजेपी या तो इग्नोर करती है, या तो अनदेखी करती है, या इनडायरेक्टली उसको बचाती है। तो तस्लीम रहमानी को जब ये गद्दार किस्म के जो टीवी चैनल जब उसको आमंत्रित करते हैं, तो कभी नहीं बीजेपी वाले कहते भाई कि ये वो है जो कि खतरनाक किस्म का कट्टरवाद देश में ये फैला रही है। और उसके पहले ये बीजेपी के लोग जब भी कोई प्रवक्ता जेएनपीसी का, और जब भी कोई प्रवक्ता वामदलों का या जेएनपीसी का ही मान लीजिए, जेएनपीसी का और समाजवादी पार्टियों का दिखता है, बीजेपी वाले कभी नहीं कहते हैं कि ये जेएनपीसी इस देश की गद्दार है, ये पाकिस्तान परस्त है, ये चीन परस्त है, यही आतंकवादी है, और यही जिहादी है, और यही देश के गद्दार है। ये 4-5 जो खिताब जो है, ये बीजेपी वाले जब कोई हमारे इस्लाम आस्था वाले तबके से कोई प्रवक्ता आता है, इनको किसी आवेश में और 2-4 वाक्यों के बाद उनको कहते रहते हैं। किनको? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो भी वो प्रवक्ता आते हैं, उनको बोलते हैं जिहादी, उनको बोलते हैं पाकिस्तानी, देश का गद्दार, आतंकवादी, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन देश को अपेक्षा है कि ये बीजेपी वाले सिर्फ जेएनपीसी वालों को बोले कि ये जेएनपीसी वाले पाकिस्तान परस्त भी हैं, चीन परस्त भी हैं, आतंकवादी या आतंकवादियों के हमदर्द हैं, वही जिहादी हैं, वही देश के गद्दार हैं। ये क्यों नहीं कहते हैं बीजेपी वाले जो है, बीजेपी वाले जेएनपीसी के प्रवक्ताओं को जब सामने आते हैं। और उसी प्रकार वाम दलों के जब प्रवक्ता आते हैं, क्यों नहीं कहते कि ये देश का सबसे बड़ा गद्दार भी है, और देश को हमेशा विखंडित करने वाला ये संगठन का ये प्रवक्ता है। जब तक बीमारी को सार्वजनिक रूप से लोग नहीं समझेंगे और उसकी इस तरह से इस रूप में उसको नहीं कहेंगे, तब तक इन देश के गद्दारों का हौसला पस्त नहीं होगा। और उसी प्रकार ये बीजेपी के प्रवक्ता जब भी समाजवादियों को देखते हैं, तो उनसे ये अपेक्षा है कि समाजवादी के प्रवक्ताओं को कहें कि तुम हो पाकिस्तान परस्त, तुम हो तालिबान के समर्थक, तुम हो इस देश के गद्दार, तुम हो आतंकवादियों के हमदर्द। इतना ही वो बराबर ये कहते रहना है समाजवादियों को देख करके। और उसी प्रकार जो है, जब ये टीएमसी के जितने प्रवक्ता हैं, उनको ये बीजेपी कहने का साहस दिखाएं कि वो देश के दुश्मन हैं, भारतीय समाज की समरसता को वो तोड़ने वाले हैं, देश के गद्दार हैं, और वही जो है आतंकवादियों के हमदर्द और खुद आतंकवादी। जब तक इस तरह से सामने से उनको कहा नहीं जाएगा, देश के सामने बेनकाब नहीं किया जाएगा, इन देश विरोधी ताकतों के हौसलों में जरा भी फर्क नहीं आएगा। सवाल इस बात का है कि ये देश विरोधी ताकतें, कोई कहता है कि लोकतंत्र है, क्या देश को इस तरह से जला करके इन देश विरोधियों को बचाव करना, इनकी रक्षा करना, यही लोकतंत्र है? सवाल इस बात का है। हिंदू मुस्लिम 2014 के पहले भी हो रहा था, लेकिन जब से ये मोदी महोदय का शासन आया 2014, तब से उसकी बहुतायत हो गई। देश उसमें झुलस रहा है। देश का वातावरण जिसमें कि एकता आनी चाहिए, आपसी एकता आनी चाहिए, आपसी भाईचारा आना चाहिए, आपसी सद्भाव आना चाहिए,
ठीक उसके विपरीत जो है हिंदू मुस्लिम का हर छोटी छोटी या बड़ी बात पर हो रहा है, यानी देश जल रहा है इसमें। और यानी बीजेपी के जो सिपह सालार हैं, हालांकि उसके विषय में भारतीय जनता दल ने कहा कि यदि इनकी जांच हो तो इनकी असलियत का भी पता चल जाएगा। जैसे गद्दार, इस देश का घोर गद्दार जो है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यदि इसकी जांच कराई जाए कि इसको पैसे कहां से आते हैं, इसकी फंडिंग कहां से होती है, कौन इसको स्पॉन्सर करता है, तो भारतीय जनता दल का जो अंदेशा है, जो शक है, जो सुबह है कि निश्चित रूप से या तो चीन से या तो जेएनपीसी की ओर से होता है। मुखौटा जरूर पहना हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो है शुभेच्छु है, उसका हितैषी है और उसका खैरख्वाह है। लेकिन यदि जांच हो तो ये असलियत भी देश के सामने आ जाएगी कि निश्चित है जेएनपीसी के द्वारा फंडेड, चीन के द्वारा फंडेड ये जो है भेष बदल करके ये खतरनाक खेल खेल रहा है हमारे देश के अंदर, नफरत जो है वो फैलाने का। दुख तो इस बात का है कि जो किस तरह से जो है इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए, कैसे समाप्त हो, जैसे ये करना चाहिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ ऐसे बेवकूफ किस्म के हैं, इसका जवाब जो है अपने पांथिक तरीकों से देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो वो वैसे कहते हैं कि जो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि भाई इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, कुरान में ये है, उसके आयतों में ये है, हदीस में ये है, उसका जवाब जो पांथिक तरीके से देते हैं। उनका जवाब पांथिक तरीकों से देते हुए देखा गया है यूट्यूब पर, जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो धर्मगुरु हैं या जिनको मुल्ला और मौलवी आप कहते होंगे, तो उनके जो धर्मगुरु है इस प्रकार से देते, तो वो उसी आग में घी डालने का काम करते हैं। जब जरूरत इस बात की है कि इसको सिर्फ जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको बेनकाब करने की जरूरत है कि यह देश का दुश्मन है। दुख तो इस बात का, उसके सभाओं में जब ताली बजती है, लोग आते हैं, उससे सवाल पूछते हैं और वाह करते हैं, तो इस देश की एकता की चिंता करने वालों को, देश की सलामती की चिंता करने वालों को और देशभक्तों को कितना दुख पहुंचता होगा उस नज़ारे को देख करके कि जिस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भारत की पावन धरती से समाप्त करना चाहिए, और लोग जो है वो तालियां बजा रहे हैं, वाह कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता दल की चिंता सिर्फ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर ही नहीं है। अच्छा, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपना एक गिरोह बनाया हुआ है और भ्रम से या गलती से वो कुछ जो देश के प्रति अच्छा माहौल चाहते हैं, वो लोग भी गलती से या भ्रम से उसके गिरोह में शामिल हो गए। जैसे कपिल कुमार, जीडी बख्शी, ये लोग जो है, आरएसएन सिंह भी काफी कहते हैं, लेकिन आरएसएन सिंह जैसे लोगों की सबसे बड़ी कमी रहती है, वो हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में बराबर जो है वो गिरते रहते हैं, और ये देश को मंजूर नहीं है। जो कोई भी कितनी भी अच्छी बात कहे और हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में गिरने को तैयार हो, वह जो है इस देश के लिए जो है वो किसी काम का नहीं है, और वो अलबत्ते वो देश का नुकसान ही कर रहा है। तो उन्हीं में एक आरएसएन सिंह है, और बाकी तो जो है जयपुर डायलॉग ये संजय दीक्षित का है, और लोगों को बुलाते रहते हैं, लेकिन उनका बस यही है कि जो असलियत को न रख करके वो हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में गिरने वाली बात रहती है। तो
तो यदि पुष्पेंद्र कुलशेष गद्दार की जब बात की जाए तो हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। उसी प्रकार जो इनका जो जोड़ीदार है असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी हालांकि वो हिंदू सनातन पर आक्रमण तो नहीं करता है, बात तो सही है, लेकिन हर वो चीज, वो मुद्दा जो कि इस देश में आग लगा सकता है, हमेशा इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, अशांति पैदा कर सकता है, उन सारे मुद्दों का ये समर्थन करता रहता है ये देश का दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी। अब हिजाब के लिए भाई बताया गया है कि नहीं, हिजाब या कुछ भी हो, जो देश का कानून कहता है, जो देश की शिक्षण संस्थाएं का जो ड्रेस कोड है वो हर एक को मानना है। कभी कभी वो कुतर्क देते हैं कि सरदार लोग तो पगड़ी लगाते हैं, क्यों नहीं? अब उनकी पगड़ी को पहले से मान्यता दे दी गई है, यहाँ तक कि सेना में भी वो है उनका। और अब इस मुद्दे को छेड़ने पर और भी समस्या आ जाएंगी, लेकिन उसकी तुलना जो है वो हिजाब से करना निहायत जो है वो देश विरोधी है। और इस संबंध में और हिजाब के संबंध में खास करके जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी, हालांकि उसने मना किया, लेकिन किस तरह से इन सबों का नजरिया है हाईकोर्टों का, वह भी एक दुख का विषय है। हाईकोर्ट को या किसी को भी, भारतीय जनता दल हाईकोर्ट को किसी को भी किसी पंथ में नहीं जाना है। वो कह रहा कि ये इस्लाम में कहीं नहीं है हिजाब, ये भैया हाईकोर्ट महोदय, आपको किसी पंथ में नहीं जाना है, न तो हिंदू सनातन पंथ में जाना है, न तो इस्लाम पंथ में जाना है, न तो आपको ईसाई पंथ में जाना है, न तो आपको सिख पंथ में जाना है। आपको सिर्फ यही करना है कि इस देश का कानून लागू होगा और पंथ के जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। सीधी सी बात। यह देश भारत के संविधान से चलेगा और उसके द्वारा बनाए हुए स्टैट्यूट्स या उसके कानून जो है वो संगत होंगे। और जो ये पंथ हैं वो व्यक्तिगत रूप से वो निभाने के जो है वो उनके नियम और नियमावली हैं। सार्वजनिक जीवन में उनका कोई स्थान नहीं है। और उसी प्रकार पंथ की व्याख्या करने का, पंथ में घुसने का किसी को भी अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट को भी नहीं है। तो हिजाब जैसे मसले को ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश के दुश्मन उसको हवा देते हैं। इसको इतनी भी लज्जत नहीं है कि जिस देश में ये खाता है और इतना सम्मान उसको मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, या तो इसकी इतनी अकल नहीं है, यह देश कैसे महफूज हो जरा भी इसकी बात नहीं करता। इसके कुछ इसके कुछ छुटभइये भी आते रहते हैं। इसके मैंने इस असदुद्दीन की जो पार्टी है AIMIM के लोग, वो भारतीय जनता दल के पास भी आते रहते हैं। उनका बस एक ही तर्क रहता है कि हम जो है दबे कुचले हैं। इस तरह का तर्क जो है वो कभी भी ग्राह्य होगा, चलेगा। जिस तरह से वो बोलता है असदुद्दीन ओवैसी, हम शेर हैं, शेर आया और जो है सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी सी उसको अकल होनी चाहिए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर किस तरह से ये शक्तियां, खास करके जो कट्टरवादी तत्व हैं, उनको तंग कर रही हैं और हर बात के लिए जो है उनको निशाना बना रही हैं। और फिर इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो कट्टरवादी तत्व हैं, सिमी है, PFI है, SDPI है, जो कुछ हिंसक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनसे ये हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन, उससे हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन भी परेशान है और हमारा मुल्क भी ये परेशान है। उससे हमारे इस जो ये मार्मिक तबका है, हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय बहन बचाना है और कम से कम जो है
पढ़ाई में लिखाई में अपना प्रतिभा को निखारने में, उसमें इसको लगाना है। तब नहीं इस तरीके से वो हजारों जो है एपीजे अब्दुल कलाम निकलेंगे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह वो निकलेंगे, साइंटिस्ट जो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो है, सिर्फ उनको राष्ट्रपति के रूप में मैंने महत्व कम दीजिए, वो हमारे देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उसी हमारे अब्दुल कलाम साहब के गांव जो कि रामेश्वरम जिला है तमिलनाडु का, एक और जो है वो प्रतिभाशाली की चर्चा हो रही है। लेकिन वो तब संभव होगा कि जो हमारे ये जो मार्मिक तबका है, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, इन सारी जो है परेशान करने वाली ताकतों से उसको निजात मिले चारों ओर से। एक और तो ये सब वो तंग करते रहते हैं कट्टरवादी तत्व, हिंदू सनातन वाले, और दूसरे उसी तबके के जो है वो जो कट्टरवादी असामाजिक तत्व और पीएफआई सिमी और जेएनपीसी के, समाजवादियों के, टीएमसी के एजेंट, तो उससे बहुत ये परेशान है अपना तबका। और इतना परेशान बल्कि नहीं है, उनका ब्रेन वॉश, दिमागी इस कदर वो कर दिया गया है कि वो लोग जो है या तो समाजवादियों के झोली में गिरने को तैयार रहते हैं, या तो टीएमसी की जो समाजवादी जो कि भारतीय समाज की इतनी बड़ी, भारतीय समाज के लिए इतना वो खतरनाक एक संगठन है, उसकी झोली में गिरने के लिए तैयार रहते हैं, या तो टीएमसी वालों के झोली में गिरने के तैयार रहते हैं। आरजेडी जो है जो इतनी खतरनाक किस्म की जो है वो तंजीम है, उसकी झोली में गिरने के तैयार रहते हैं। ये दुखड़ा है। तो खैर, भारतीय जनता दल जो प्रयास कर रहा है कि हमारे जो विशेषकर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन राष्ट्रीय जो विचारधारा है और देशभक्ति की जो विचारधारा है, इसमें सबके साथ जो है वो भारतीयता के आधार पर एक हो। और इन जितनी भी पार्टियां हैं, जेएनपीसी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो और एनसीपी, इससे जितना जल्दी हो सके वो निकले वहां से। अभी भी लोग पड़े हुए हैं उसमें, तब इनका विनाश जो है वो संभव होगा। तो लेकिन जिन बातों की चिंता भारतीय जनता दल करता है, इस पर एक बात नहीं करते हैं बीजेपी वाले। झूठ का ये मोदी का सबका साथ सबका विश्वास बिल्कुल झूठा। और जब भी कोई संकट पड़ता है तो कभी भी इनके पास नहीं आते हैं, दूर से ही करंट ये लगाते हैं। शहीनबाग में जो हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो महिलाओं को यही कट्टरवादी तत्व, पीएफआई वाले, जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले, सिमी वाले, उनके मस्तिष्क को, उनकी सोच को जब जो है मैंने विषाक्त बना दिया था, जहरीला बना करके उनको बिठा दिया था। और बहुत खतरनाक डिग्री तक वो महिलाएं कह रही थी कि ये मोदी देश को खा गया है, कुछ नहीं बचा है, हड्डी बस बची है। छोटी छोटी बच्चियां वो कह रही थी कि मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। इस तरह का खतरनाक जो है उनके दिमाग को, उनके विचारों को विषाक्त बना करके बैठा गया था। ये असर बीजेपी वालों को नहीं किया कि जाकर के उनके अंदर डाले गए जहर को निकालें, और ये राष्ट्रीय कर्तव्य था। यही खतरनाक खेल जो है बीजेपी कर रही है। खैर, भारतीय जनता दल थोड़ा सा संसाधन से थोड़ा पीछे है। संसाधन जो ही आ जाएगा, वो सभी भारतीय भाई बहनों से हमारे
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, सबसे मिलेगा और सबको यही सिखाएगा, सबसे यही निवेदन करेगा कि आपका वजूद है कि आप भारतीय हैं, सबसे मिलजुल रखिए, बिल्कुल यानी भारतीय एकता के आधार पर, भारतीय सद्भाव के आधार पर सबसे जो है इखलाक, मोहब्बत, भाईचारा ये स्थापित करिए, वरना तो ये देश विरोधी ताकतें इस भारत को जला देंगी, यही कहेगा उनसे। तो आ जाइए इस पर कि मोदी महोदय कह रहे थे कि जो कश्मीर फाइल्स जो निकाल है उसकी सच्चाई के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन मोदी महोदय पहले ये तो बताएं कि कश्मीर फाइल्स के संबंध में या किसी संबंध में सच्चाई क्या है। सच्चाई वो तो नहीं है कि जो आप दिखा रहे हैं कि भाई जो आप जो है नेहरू की गद्दारी को छिपाते हुए जो आप दिखा रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि कश्मीर की सारी समस्याओं की जड़ में वो गद्दार नेहरू है, ये सच्चाई है। और उसके साथ साथ एक सच्चाई और है कि आप नेहरू की गद्दारी को छुपाने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं, यह भी उससे भी बड़ी एक सच्चाई है। और एक सच्चाई और है, उसके बदले आप जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाने के लिए एक उन्माद पैदा करने के लिए इस तरह की जो है कश्मीर फाइल्स वगैरह जो है को बनवाते हैं। तो ये 3 सच्चाइयां हैं, तो इनके विषय में आप जो है वो देश को बताइए ना। इसलिए इस बीजेपी पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जेएनपीसी तो इस देश के लिए गद्दार है, लेकिन जेएनपीसी के साथ बड़े सफाई से मिलकर के हमारे देश को अस्थिर करने की जो साजिश बीजेपी कर रही है, इसको भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और जितना जल्दी हो सके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इन जो है देश की दुश्मन जो है ये जो पार्टियां हैं, जेएनपीसी और समाजवादी, टीएमसी, आरजेडी, इनसे सबसे पहले ये निकले, तभी जाकर के और जो है भारतीय जनता के दल के साथ जुड़े। और यही नहीं जुड़े, बल्कि ये तो दुखड़ा है कि अब तक जो भारतीय जनता के दल ने प्रयास किया है, देखा यह गया है कि यानी काफी अधिक संख्या में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे पिछड़े और हमारे उपेक्षित और पिछड़े भारतीय भाई बहन, उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन अभी भी इस भारतीय जनता के दल के प्रयास से या भारतीय जनता के दल से ये समण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे शहरी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन और हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, ये 5 अभी तबका है जो कि अभी भी तमाशबीन बना हुआ है। यानी तमाशा देखने वालों में अभी भी वो उपड़ा हुआ है। वो नहीं समझ रहा कि भाई देश महफूज रहेगा तो उनका व्यापार भी चलेगा, देश महफूज रहेगा तो उनकी भी जो और भी चीजों के लिए जो चिंतित है, चाहे मंदिर है, चाहे कुछ भी हो, या उनका हिंदू सनातन वगैरह जो भी है, वो जो है महफूज वो रह पाएगा कब? जबकि हमारा देश जो है महफूज रहेगा। और इन ताकतों के रहते हमारा देश आंतरिक रूप से महफूज नहीं रह सकता है, ये पक्की बात जानिए। तो भारतीय जनता के दल के प्रयास इस प्रयास में सभी लोग शामिल हों और हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन शामिल भी हों। और ये जो भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं और भारत विरोधी ताकतें हैं, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो एनसीपी और कुछ जो है आपके टीडीपी और वाईएसआरसी भी है, कुछ जो है इसकी जो केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस,
वो भी बात करती रहती है, टीडीपी भी बात करती रहती है, डीएमके, एआईडीएमके, एमडीएमके, पीएमके वो भी, और अकाली वाले भी। तो उनसे जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और उसी प्रकार हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन इन अकालियों फकालियों को नष्ट करके इस भारतीय एकता की मुख्य जो धारा, राष्ट्रीय धारा में इसमें शामिल हो, अपने को सिर्फ भारतीय समझें और अपने देशवासियों को भी अपना भारतीय भाई बहन समझें। इसको बड़े पैमाने पर और बहुत सघन रूप से और प्रयास करके इसको आगे ले चलना है, वरना तो ये ताकतें जो है भारत को अंदर से वो जला देंगी और जला रही हैं। मोदी महोदय फिर कह रहे हैं कि हमने जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका पर इसी कश्मीर फाइल की तर्ज पर बनाएंगे और गद्दार नेहरू की गद्दारियों को छुपाएंगे, फिर ये साजिश करेंगे। तो भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा सिर्फ जो है नेहरू फाइल्स, मोहनदास करमचंद गांधी फाइल्स, जेएनपीसी फाइल्स, वामदलों की फाइल्स, ये सब बनवाएगा, फिल्में भी बनवाएगा और इनके असली चरित्र को भी दिखाएगा। और बीजेपी फाइल्स भी बनेगी कि किस तरह से ये हमारे देश के दुश्मनों को बचाने का, तो बीजेपी पर भी बनेगी बीजेपी फाइल्स, इस मुगालते में न रहे। तो विभाजन विभीषिका कितना बड़ा षड्यंत्र करके ये दोनों की दोनों मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ सत्ता हथियाने के हवस में जो है देश को बांटा है। और इस सच्चाई को ये बीजेपी वाले छिपाते हैं। जब बताया गया कि जिस नेहरू के पक्ष में कोई था ही नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं था, देश के लोग नहीं थे, उसको जो है यानी प्रधानमंत्री की सत्ता दिलवाया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। इस सच्चाई को लोग भूले नहीं। अब धीरे धीरे एक फोन आया मेरे पास कि अंकल जी जो आपने जो तिब्बत की बात जो बताई है नेहरू के विषय में, ये बहुत रोचक, यही तो बात है। नेहरू की सारी गद्दारियों को ये दबा के बैठे थे जेएनपीसी वाले, और उसी प्रकार नेहरू की गद्दारियों को दबा के बैठने में अब ये भूमिका निभा रही है बीजेपी, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। तिब्बत की बात लोगों ने देखा कि तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उसने अपना एक शिष्टमंडल भी भेजा था। उस शिष्टमंडल से ये जो गद्दार नेहरू जो है मिला नहीं, और जब तक तिब्बत पर चीन का कब्जा बना नहीं लिया या तिब्बत को बिल्कुल थाली में सजा कर पेश करके जो है तिब्बत पर चीन का कब्जा जो है स्थापित करवा नहीं लिया, तब तक उस शिष्टमंडल से मिला नहीं। और इसके बाद तो कह रहा है गद्दार जवाहरलाल नेहरू कि अब जाकर के जो चीन के नेताओं से मिलिए। इस कदर इसकी गद्दारी। तो ये मोदी महोदय कौन सा यानी विभाजन विभीषिका बनाएंगे, ये अभी से मालूम हो गया कि थोड़ा बहुत वोट इनको मिल जाएगा, लेकिन गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को ये पूरा ये छिपाएंगे। लेकिन मोदी महोदय भूले नहीं, एक ताशकंद फाइल ही नहीं बनेगी, मोहनदास करमचंद फाइल भी बनेगी, नेहरू फाइल तो सबसे बड़ी बनेगी, जेएनपीसी की फाइल बनेगी, वामदलों की फाइल बनेगी, इन जो समाजवादियों की भी फाइल बनेगी, इससे टीएमसी की भी वो फाइल बनेगी, और जितने भी यानी भारत के दुश्मन हैं सबकी फाइल बनेगी। अब बीजेपी की भी फाइल ये बनेगी कि किस तरह से देश के दुश्मन ताकतों को समाप्त करने के बजाय उसको पाल पोस रहे हैं, इसकी भी फाइल बनेगी। तो इस मुगालते में न रहे वो।
ये आरएसएस जिन्ना साहब की फोटो टांगता है, उनकी कुछ तारीफ भी करता है। देश को नहीं भूलना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना साहब की मजार पर उन्होंने कहा था कि हमको तो जिन्ना साहब धर्म निरपेक्ष लगते हैं। तो यही आरएसएस ने काफी बवाल किया था जेएनपीसी के इशारे पर, और उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सिर्फ इतना ही, सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी के सिर्फ इतना ही कहने पर कि हमको तो जिन्ना साहब धर्म निरपेक्ष लगते हैं, इस आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छिनवा लिया। और आज वही आरएसएस जो है वो जिन्ना साहब की फोटो लगाता है, और एक दिन वो लगाएगा और एक दिन वो आरएसएस भी कहेगा कि इस देश को बांटने वाले जिन्ना साहब नहीं, ये गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है, वो कहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके। तो यही तो देश के लिए आवश्यक है कि आरएसएस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो, जो तुम कल कहने वाले हो आज कहो ना कि देश को बांटने वाला गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है, जिन्ना साहब नहीं है। जिन्ना साहब की एक ही गलती है, वो गलती है कि जब ये साजिश कर रहा था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू के साथ मिलकर के सत्ता जो है सिर्फ नेहरू को दिलाने के लिए, और पूरी कांग्रेस को कब्जे में लेकर के कांग्रेस चाह रही है सरदार पटेल को, और एकाध लोग चाह रहे हैं सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया को चाह रहे हैं, या एकाध दो जो है जेबी कृपलानी को चाह रहे हैं। इस नेहरू को तो कोई चाहता ही नहीं था वो कांग्रेस में, लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कांग्रेस में कोई नहीं चाहता, देश में अधिकांश लोग जो है देश में उसमें देश की आवाम, अधिकांश आवाम जो है वो नेहरू को नहीं चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी जिन्ना साहब को। उसको इसने जब उसके पक्ष में मैंने जो साजिश किया और जो साजिश कर रहा था, तो जिन्ना साहब ने भी जो है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए जो है वो उन्होंने दावा किया था। उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किए थे तो भारत के एक टुकड़े पर वो कैसे खामोश हो गए, कैसे मान गए। ये उनका सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा ब्लंडर था उनका। और उसी कारण जो है ये पूरी मंडली, जेएनपीसी की जो मंडली है, देश बांटने का ही इल्जाम यानी उनके ऊपर थोप दिया। जिसने मैंने सत्ता हथियाने के लिए देश बांटा, उसको जो है उसको जेएनपीसी वालों ने उसको जेएनपीसी वालों ने जिम्मेदार नहीं बताया, बल्कि जो एक टुकड़े पर मान गए थे, जिन्होंने जिसके पहले प्रधानमंत्री पद का दावा किया था, जो है उन्हीं के ऊपर जेएनपीसी वालों ने देश बांटने का इल्जाम जो है मर दिया। तो इतनी सी गलती थी उनकी जिन्ना साहब की भाई कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किए थे तो काम रहते, मिलता या नहीं मिलता। सरदार पटेल को भी तो मिलने वाला था, लेकिन इसने साजिश करके नहीं किया, तो क्या वो क्या भारत का वो टुकड़ा करते। तो यही सब बातें हैं कि तो विभीषिका में इस संबंध में मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या, और पढ़े लिखे लोग, कि पहले बताइए कि इस कांग्रेस ने ही देश बांटने का, भारत विभाजन का प्रस्ताव पास किया हुआ है, और वो भी अपनी कार्य समिति में, और जो उसकी जनरल बॉडी होती है उससे से पास किया हुआ है। और उस दौरान यानी कितने घिनौने जो है वो परिदृश्य आए
उससे भी देश को जानना जरूरी है। हो सकता है कि अगले एपिसोड में मैं इसका वर्णन किया जाए कि मैंने जब ये प्रस्ताव पास करने वाली बात थी देश को बांटने के लिए, तो क्या क्या घिनौने जो है वो नज़ारे सामने आए। इसको भी हमारे देश को जानना बहुत जरूरी है। और इसके संबंध में आगे भारतीय जनता दल इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया। तो हमने ये पूछा कुछ लोगों से कि भाई कि जब कि ये यानी कांग्रेस ने खुद देश बांटने का जो प्रस्ताव पास किया हुआ है, क्या आपको जानकारी है? क्या नहीं साहब, मान के देखिए, यह देश के लोगों से छुपाया गया कि कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। इस पर भी बीजेपी वाले उनकी घिघी बंद रहती है कि भाई देश को बांटने का प्रस्ताव खुद कांग्रेस ने पास किया हुआ है। और कल्पना करिए यदि देश में ये सच्चाई फैल जाए, लोग इस बात से अवगत हो जाएं कि कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो देश के लोग खुद ही इस जेएनपीसी वालों से, जेएनपीसी के चमचों से, उनके प्रवक्ताओं से पूछेंगे कि भाई कि जब तुमने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो फिर देश बांटने का इल्जाम तुम किसी और के मत्थे कैसे मढ़ सकते हो? तो इस बीजेपी वालों से भी लोग पूछेंगे कि तुम तो जानते हो, तुमने अब तक जो है वो तुमने अब तक इसको बोला क्यों नहीं? तो सारी बातें खुलेंगी। और देश को यह भी जानना जरूरी है कि जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं है, उसी को बैठाया इसने, उसी को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। ये भी वो बताने की आवश्यकता है। और जब ये जो ये तिगड़ी थी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की तिगड़ी ने देखा कि ये जिन्ना साहब जो नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बस एक ही विकल्प है कि इसका एक टुकड़ा निकाल करके इस जिन्ना के मुंह में डाल करके इसको जो बहुत दावा कर रहा है ये प्रधानमंत्री पद का, उसके मुंह में जो है डाल दिया जाए, शांत किया जाए। इसलिए इन सबों ने मिलकर के वही तिगड़ी यानी गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और माउंटबेटन ने मिलकर देश को बांट दिया। जब ये सत्ता की छीना झपटी चल रही थी, तो उसमें कांग्रेस की एक कद्दावर नेता थी अरुणा आसिफ अली, और चूंकि उसी के साथ साथ जो है आईएनए का ट्रायल यानी आजाद हिंद फौज के जो जवान जो पकड़े गए थे, वो इसी जो लाल किले में बंद थे, और उनके ऊपर जो है अंग्रेज जो है मुकदमा चलाने की बात थी। और अंग्रेज जो है मैंने आईएनए यानी आजाद हिंद फौज पर मुकदमा सिर्फ इसलिए चला रहे थे भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए कि भाई तुम जिसको अपने सबसे बड़ा नेता मानते हो, माने सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को लो, हम उसी के ऊपर जो है वो मुकदमा चलाएंगे और तुम्हारा मनोबल तोड़ेंगे। तो उस आजाद हिंद फौज में 3 जो सेना उपाध्यक्ष थे यानी लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो हमारे तीनों आस्था के तीनों अलग अलग आस्थाओं के तबके से थे। जैसे एक हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, एक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, और एक हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। तो जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो सेना उपाध्यक्ष या लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो थे हमारे सहगल साहब। जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, वो हमारे थे शाहनवाज साहब। और जो हमारे सिख आस्था वाले
भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, वो थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब। तो एक 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 हमारे हिंदू सनातन, एक हमारे इस्लाम आस्था, एक जो है हमारे सिख आस्था वाले तबके से थे। इन पर जब ट्रायल की बात आई तो पूरा समाज एक हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ एक हो गया, और पूरी एकता की लहर जो है पूरे देश में दौड़ने लगी। तो अरुणा आसिफ अली जो कि इसकी कांग्रेस की एक कद्दावर नेता थी, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को उन्होंने पत्र लिखा कि बापूजी, इसमें पूरी एकता की लहर है, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करके हम जो है इस देश के ऊपर जो विभाजन का देश को बढ़ने का जो खतरा है उसको टालने के लिए जो है हम लोग जो है वो कोशिश करें, अभियान चलाएं, आंदोलन चलाएं, धरने पर बैठे, अनशन करें, यानी इस एकता का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को देश की एकता, भारत में भारतीय भाई बहनों की एकता से यानी मतलब नहीं था। इसके मन में जो मंसूबा था कि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कैसे सत्ता दिलाई जाए, इसलिए उसने बहाना भरा एक उनके अरुणा आसिफ अली के पत्र का जवाब दिया कि यह एकता उकता नहीं है। अरे ये तो हिंदू मुसलमान जो है वो दीवारों पर हाथ मिला रहे हैं। उसने अंग्रेजी में जवाब दिया उनको, जो नेता थी, जो कद्दावर नेत्री थी अरुणा आसिफ अली, उसको ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जो जवाब दिया था अंग्रेजी में कि दिस इज नॉट एन यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली, यानी ये कोई उनमें एकता होता नहीं है, ये तो दीवारों पर हाथ मिला रहे हैं। उसके जवाब में फिर अरुणा आसिफ अली ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को जवाब दिया कि यस, नो प्रॉब्लम, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स, बट द यूनिटी अमंग देम बिगिंस आर कमेंसेस फ्रॉम हियर इटसेल्फ। उन्होंने कहा ठीक है, वो आज जो है वो दीवारों पर ही हाथ मिला रहे हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम में एकता यहीं से शुरू होती है। फिर इस पत्र का वो जवाब ही नहीं दिया उसने, क्योंकि उसके मन में मंसूबा था उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही हाथ में प्रधानमंत्री वाली सत्ता दिलाना। तो ऐसी बात नहीं है कि देश को बंटने से बचाने के लिए लोगों ने कोशिश किया, लेकिन इसके मन में था सिर्फ जो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस देश का बहुत खतरनाक वो गद्दार था, लेकिन उसी को प्रधानमंत्री पद की सत्ता दिलाना। ये गद्दारी थी मोहनदास करमचंद गांधी की। और कई लोगों ने उससे पूछा कि कह रहे भाई, इनसे लाख दर्जे काबिल जो है वो सरदार पटेल थे, जिन्ना साहब थे, लेकिन जिस जवाहरलाल नेहरू को कोई चाहता ही नहीं था, कोई कांग्रेसी नहीं था, क्यों आपने इसको प्रधानमंत्री बनाया? तो ये जवाब क्या देता है, और ये इस तरह के तथ्य, इस तरह की हकीकत जो है मैंने तमाम एक बीबीसी है इसके जरिए जो है वो मिलता रहता है कि ये कहता है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अंग्रेज हो, जो अच्छी अंग्रेजी बोलता हो। क्या इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाए, क्या गद्दारी भरा इसने जवाब दिया। अरे इस देश ने तो 100 साल संघर्ष करके और लाखों लोगों की कुर्बानी दे करके अंग्रेजों को ही भगाने के लिए या अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन फिर ये अंग्रेज को ही ला रहा है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए क्या तर्क दिया उसने। और जब देश बांटने का, जानते हैं कि देश विभाजन के लिए जो है ये सब जो है जेएनपीसी वाले क्या कहते हैं कि 2 नेशन थियरी
वो सावरकर ने दिया। टू नेशन थियरी आरएसएस वालों ने दिया। टू नेशन थियरी जो है वो जो हिंदू महासभा वालों ने दिया, मुस्लिम लीग ने दिया, कहाँ का इससे। लेकिन देश बांटने का जो मुख्य किरदार है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है, इस पर पर्दा डालने के लिए। तो इसी तरह का जो है वो करते रहते हैं। तो लेकिन जो है और इस मोहनदास करमचंद गांधी का भी और भी नाटक चल रहे थे। जब पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई, तभी से ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी बराबर कह रहा है कि पाकिस्तान में बनने नहीं दूंगा, पाकिस्तान में मैं बनने नहीं दूंगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा और पाकिस्तान बनने के पहले हमारे शरीर के 2 टुकड़े कर देना। ये इसकी नौटंकी बराबर जो है 1940 के बाद चलते रही। और जब देश मैंने का बढ़ना बिल्कुल आसान हो गया, यानी सर पर जो है वो लटक रहा था, और लटक नहीं रहा था, बल्कि ये नेहरू और जो है और जो है ये माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल था, और जिन्ना भी उसमें वो शामिल हो गए। चूंकि उनको एक टुकड़ा वो मिलना था। तो जब ये फाइनल हो गया देश को बांटने का, यानी इन तीनों के बीच में नेहरू, माउंटबेटन और जिन्ना भी इसमें शामिल हो गए। ये तो टुकड़ा है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावा किया, फिर जो है ये उन्हीं की साजिश में शामिल हो गए देश बांटने के। तो खैर, तो जब फाइनल हो गया, तब आकर के ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया कि देश बांटना तो जो है लगभग वो एक नियत का फैसला है, संजोग का फैसला है, और यही नहीं, उसने देश की जनता पर जो थोप दिया कि हम आपकी इच्छाओं को कैसे टाल सकते हैं, और लोग ही चाहते हैं जब देश बांटना। अंत में देश की जनता पर ही इसने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश बांटने का इल्जाम थोप दिया। तो देश बांटने का इल्जाम वो सावरकर और हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग, जिन्ना के ऊपर ही नहीं थोपा। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने यानी हमारी आवाम पर ही थोप दिया देश के विभाजन का ठीकरा। तो ये मोदी जी कौन सा विभाजन विभीषिका की बात करेंगे, और उसमें तो जो हमारे बताइए, कोई कल्पना कर सकता है कि आज़ादी के नाम पर 25 से 30 लाख लोग मारे जाएं? देश तो खैर बटा ही, और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े हैं। इसका पूरा हिसाब जो है लिया जाएगा, बल्कि देश विभाजन की एक कंप्लीट फाइल जो है वो बनी चाहिए, और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जो है वो ये जवाहरलाल नेहरू को अच्छी तरह से देश के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। साथ में बीजेपी को भी बेनकाब करना चाहिए कि इसका हर एक नेता जो है वो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ, चाहे ये अटल बिहारी वाजपेयी हुआ, और मोदी जी, ये इन गद्दारों की गद्दारी को छिपा रहे हैं। ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, भारत द्रोह है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।